अनाथ बहनों का बैंगन का अचार। मनोज अपनी दो बेटी कीर्ति और पल्लवी के साथ रहता था। कुछ वर्षों पहले पल्लवी के जन्म होते ही उसकी मां निशा गुजर गई थी। ऐसे में मनोज ने अपनी बेटियों को अकेला पाल पोस कर संघर्ष भरी जिंदगी में बड़ा किया था। उसका बैंगन का एक छोटा सा खेत था जिसे मंडी में बेचकर वो अपने घर का खर्चा उठाता था। तभी उसकी दोनों बेटियां आकर कहती है, पिताजी, आप मंडी से आ गए। पिताजी, क्या आप हमें 5 रुपए दे सकते हैं? हम दोनों बहनों को आइसक्रीम खानी है। हाँ पिताजी, दीजिए ना, वरना आइसक्रीम वाला चला जाएगा। आज तो मेरी कोई कमाई नहीं हुई है। कल के तो सिर्फ 20 रुपए ही बचे हैं। अगर इससे मैंने चावल लाकर नहीं बनाया तो हम तीनों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। पर बेटी की इच्छा भी तो नहीं दबा सकता। कितना ललक रही है वो आइसक्रीम खाने के लिए। अरे पिताजी, आप सोच क्या रहे हैं? दीजिए ना पैसे। हाँ, ये लो बेटा, जाओ आइसक्रीम खा लो। मजबूरी में मनोज को अपनी बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए उन्हें वो पैसे दे देता है। ऐसे में वो रात के खाने के लिए परेशान हो जाता है। 1 महीने से वो घाटे में चल रहा था। ज्यादातर लोग उसके बैंगन को अब खरीद नहीं रहे थे, इसलिए अब धीरे धीरे उसके खाने के भी लाले पड़ गए। उस रात तो उसने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खेत के 4 बैंगन को जलाकर उसमें नमक मिर्च डालकर खिला दिया था। धीरे धीरे मनोज की तबीयत खराब हो जाती है। वो बिस्तर को पकड़ लेता है। तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, आपकी तबीयत इतनी खराब क्यों होती जा रही है? डॉक्टर के पास चलो। अरे बेटा नहीं, डॉक्टर बहुत पैसे मांगेगा। मेरी अंदर से आत्मा कह रही है कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, इसीलिए अभी बता रहा हूँ। तुम दोनों बहनें एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा एक साथ रहना। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आप ही हमारे माँ और पिताजी है। माँ भी नहीं है हमारे पास। हम अकेले कैसे रहेंगे आपके बिना? दोबारा ऐसी बातें मत कीजिएगा। मेरी छोटी सी बेटी बहुत सयानी हो गई है। फिर मुझे विश्वास है कि तुम समझदारी से मेरे बिना खुद को संभाल लोगी। पिताजी, आपको खांसी आ रही है। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर कीर्ति पानी लेने जाती है कि उसके पिता उसका हाथ पकड़ते हैं और चल बसते हैं। अपने पिता की मृत्यु अपनी आंखों के सामने हो जाने पर दोनों बहनें एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर रोने लगती है। दीदी, अब हमारा क्या होगा? पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। हम कैसे रहेंगे? क्या खाएंगे? तू चिंता मत कर छोटी, मैं हूँ ना, तेरी बड़ी बहन। मैं तेरे साथ हूँ और मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। 1 हफ्ता बीत जाता है। भूख को मिटाने के लिए वो दोनों अपने पिता के खेत में से बैंगन को बेच कर अपना खर्चा चलाने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी उनसे बैंगन नहीं खरीदता है। हमारे बैंगन तो किसी ने भी नहीं खरीदे। अब क्या करें? हमें व्यापार करने का कुछ और तरीका ढूंढना होगा। दीदी, वो देखो, एक आंटी बैंगन का कुछ बना रही है। अगर हम ये बनाना सीख ले तो यही बेचेंगे। अरे हाँ, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। वो आंटी शायद बैंगन का अचार बना रही है। अगर ये अचार मुझे भी बनाना आ जाए तो हम बाजार में बेच सकते हैं। तभी दोनों अनाथ बहनें चुपके से उस औरत को अचार बनाते हुए देखकर बनाने की विधि जान जाती है और घर के बचे कुचे मसालों से बैंगन का अचार बनाकर तैयार कर लेती हैं और बाजार में जाकर बेचने लगती हैं। अजी, ताजा ताजा बैंगन का अचार लीजिए। ऐसा स्वाद ना आपने कभी चखा होगा ना खाया होगा। खाइए इस चटपटे बैंगन अचार को, जिसे खाते ही आए आपके मुंह में पानी और आग करे। आहा, ये खट्टा चटपटा बैंगन का चटकारा। आहा। अरे, उसका तो मुझे बैंगन का अचार बहुत चटपटा नजर आता है। जरा खाकर देखते हैं। सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ चलो। तभी दोनों उनके पास जाकर बैंगन के अचार की एक फांक मांगकर खाते हैं और चटकारे लेकर बताते हैं, अरे वाह, क्या अचार है! इसे खाते ही तो मजा आ गया। सुनिए, ऐसा कीजिए, इस बैंगन के अचार को 3 किलो बांध दीजिए। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सुमन, तुम मुझे रोज टिफिन में बांध कर देना यही बैंगन का अचार। ये लीजिए आपका बैंगन का अचार। सुनिए जरा, मुझे भी बैंगन का अचार 2 किलो दे दीजिए। ये लीजिए आंटी। कुछ ही घंटों में दोनों अनाथ बहनों का बनाया हुआ बैंगन का अचार खत्म हो जाता है। घर जाकर जब वो अपनी पहली कमाई गिनती है तो खुशी से कीर्ति कहती है,
अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। हमारा बनाया बैंगन का अचार बहुत जोरों से पहले दिन ही बिक गया और इतना मुनाफा भी हो गया। हाँ दीदी, हमें ज्यादा लागत नहीं लगानी पड़ी ना। कितना मुनाफा हुआ? पूरे 1500 रुपए का मुनाफा हुआ। इन पैसों से अब और मसाले लाएंगे और खेत से तू बैंगन लेकर आ जाना, फिर कल हम और अचार बेचेंगे। हाँ दीदी, मैं अभी खेत से बैंगन तोड़कर लाती हूँ। तभी पल्लवी खेत से बैंगन तोड़ लेती है और कीर्ति अचार के मसाले और कुछ राशन ले आती है, जिसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और बैंगन को काट कर उसे मसालों में छोड़ देती हैं। अगली सुबह बैंगन के अचार को बरनी में भरकर दोनों बहनें बेचने चली जाती हैं। आइए आइए, स्वादिष्ट चटपटा 51 मसालों से तैयार बैंगन के अचार को खाइए। बेहद सस्ता और जायकेदार। 2 किलो अचार पर 1 किलो अचार फ्री। आइए आइए, ले जाइए। ये ऑफर सिर्फ आज ही है, हमारे प्रिय ग्राहकों के लिए है। अरे इनका अचार तो बड़ा ही लाजवाब है और आज तो ऑफर अभी चल रहा है। चलो चलो जल्दी से खरीद लेते हैं। अनाथ बहनों की कार्य योजना से बैंगन का अचार उस दिन खूब बिकता है, जिसके बाद वो पूरे 5000 का मुनाफा पाते हैं। देखते ही देखते दोनों बहनें अपने परिश्रम से बैंगन का अचार बनाकर बेचती हैं और अब एक दुकान लेकर वहाँ बैंगन का अचार बनाती हैं, जहाँ दोनों बहनों के नाम से बैंगन का अचार बिकता है। वो बहुत मशहूर हो जाते हैं। गुजरते वक्त के साथ दोनों बहनें पढ़ लिख कर अचार बेचकर बड़ी हो जाती हैं। अब उनके अचार की सप्लाई बाकी के राशन की दुकानों में भी होती थी, जिससे उन्हें 2% मुनाफा मिलता था। छोटी, अगर परिश्रम करो तो क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता। हमने पिताजी के वादे को निभाया, एक दूसरे के साथ रहकर पढ़ाई भी की और अपने अचार के बिजनेस को भी संभाला। हाँ दीदी, हमारा घर बहुत पुराना हो गया है, अब हमें नया भी बनवा लेना चाहिए। बैंगन के अचार का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ छोटी। तभी एक रोती हुई औरत उनसे कहती है, बेटा मुझे काम दे दो, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट पालना है। अपने अचार की दुकान में मुझे काम दे दो। पल्लवी, हमें इतना सारा अचार खुद बनाना पड़ता है, क्यों ना हम कुछ औरतों को रखकर अपना काम आसान कर लेते हैं और इन्हें भी रोजगार मिल जाएगा। हाँ दीदी, ये सही है। ठीक है, तो अब से आप हमारे गोदाम में बैंगन का अचार बनाएंगी। इस तरह देखते ही देखते उनके बैंगन का अचार शहर से बाहर भी जाया करता था, जिसके बाद उनके बैंगन के अचार की 2 ब्रांच बन गई। इतने सारे अचार को बनाने के लिए अब वो वहाँ कई औरतें कर्मचारी के रूप में काम करने लगी। दोनों बहनों ने अपनी कड़ी मेहनत से बैंगन का अचार को एक बड़ा ब्रांड बना लिया था। साथ ही अब वो अपने नए घर में रहती हैं। वक्त के साथ दोनों बहनें शादी कर अपने अचार के बिजनेस को भी कायम रखती हैं। अरे, मैंने अपने हिस्से का काम तो पूरा कर लिया है, लेकिन तुमने अभी तक अपने हिस्से का काम नहीं किया है। चलो जल्दी से गार्डन में जाकर सभी फूल और गमलों को पानी दे दो और सबसे बड़े वाले पेड़ को पानी देना मत भूलना। ठीक है दीदी, मैं अभी गार्डन में जाकर सभी फूल गमले और हमारे पेड़ को भी पानी दे देता हूँ। राजू गार्डन में जाता है, जिसके बाद वो गार्डन में जाकर सभी फूल गमले और अपने सबसे बड़े वृक्ष को पानी दे देता है। जिसके बाद वो पानी देते हुए पेड़ से कहता है, प्रणाम माता पिताजी, मुझे आज आप दोनों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। काश अब दोनों हमारे साथ होते। राजू को पेड़ से ऐसा कहते हुए देख करिश्मा सुन लेती है और उसके पास आकर कहती है, अरे राजू, तुम चिंता क्यों करते हो? माता पिता हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? इस पेड़ से हमारे माता पिता की कई सारी यादें जुड़ी हुई है। हमारे लिए तो हमारे माता पिता ये पेड़ ही है। करिश्मा और राजू दोनों पेड़ को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद वो अपना बस्ता उठाकर स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद उनके कक्षा के सभी बच्चे क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। अरे, तुम सभी को मैंने अपने घर पर इनवाइट किया है। मैंने अपने घर पर क्रिसमस डे की पार्टी रखी है, तुम सब जरूर आना। अरे वाह, क्या बात है! क्या सच में तुमने अपने घर पर क्रिसमस की पार्टी रखी है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्रिसमस पार्टी? फिर तो मैं सेंटा क्लॉज बनकर आऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को सेंटा क्लॉज बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता सेंटा क्लॉज बनेंगे और तुम सभी को गिफ्ट भी देंगे। ये सुनने के बाद करिश्मा और राजू राधा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, आखिर ये सेंटा क्लॉज होता क्या है
और क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं? दरअसल सेंटा क्लॉज बच्चों को क्रिसमस डे वाले दिन कई सारे तोहफे देकर जाते हैं और सभी की इच्छाओं को भी पूरी करते हैं। लेकिन तुम जैसे गरीबों के पास सेंटा क्लॉज कभी नहीं आते। ऐसा कहकर राधा हंसने लगती है, जिसके बाद उसके साथ साथ कक्षा के बाकी सभी बच्चे भी हंसने लगते हैं। अगर सेंटा क्लॉज होते हैं तो वो अमीर और गरीब में फर्क क्यों करते हैं? क्योंकि सेंटा क्लॉज केवल उन्हीं के घर आते हैं जिनके घर अच्छे से सजे होते हैं। उनके आने से पहले पूरे घर की डेकोरेशन करते हैं और क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे से सजाते हैं। राजू और करिश्मा ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, जिसके बाद राजू अपनी बहन करिश्मा से कहता है, आज अगर हमारे माता पिता होते, हमारे लिए क्रिसमस ट्री की तैयारी करते और हमारे लिए कई सारे तोहफे भी लेकर आते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसमें से हम अपने घर के पेड़ को अच्छे से सजाएंगे, जिसके बाद सेंटा क्लॉज हमारे घर पर भी आएंगे। स्कूल की छुट्टी के बाद करिश्मा और राजू क्रिसमस ट्री को और वहाँ से कई सारा सामान लेकर घर पहुँच जाते हैं। वो दोनों भाई बहन मिलकर अपने घर के पेड़ को सजाने लगते हैं, जिस पेड़ से उन्हें अपने माता पिता की हमेशा याद आया करती थी। अरे वाह, देखो तो सही, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। हमने इसको बहुत अच्छे से सजा दिया। अगर आज माँ और पिताजी ये सब देखते तो वो बहुत ज्यादा खुश होते। तभी राजू को बहुत जोर से भूख लगने लगती है और वो अपनी बहन से कहता है, दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ, क्यों नहीं, भूख तो मुझे भी लगी है। करिश्मा जैसे ही रसोई में जाती है तो रसोई में खाने का कोई सामान नहीं होता, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अरे ये क्या, मेरे पास जितने पैसे थे उन सभी पैसों से तो मैंने क्रिसमस ट्री सजा दिया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है और घर में खाना भी नहीं है। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोगों के पास भूखे सोने के अलावा और कोई चारा नहीं है। करिश्मा और राजू दोनों पानी पीकर सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद राजू करिश्मा से कहता है, दीदी, अगर सेंटा क्लॉज आएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए? क्यों ना हम सेंटा क्लॉज के लिए एक चिट्ठी लिखें। आपको जो चाहिए आप वो लिखकर अपने तकिए के नीचे रख लीजिएगा और मुझे जो चाहिए मैं उसे लिखकर अपने तकिए के नीचे रख लूंगा। जब सेंटा क्लॉज आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमें क्या चाहिए। करिश्मा राजू की बात मान लेती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी चिट्ठियों को लिखकर अपने तकिए के नीचे रख लेते और सो जाते हैं। रात का समय होता है, चारों तरफ शांति ही शांति होती है। तभी एक घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. तभी एक सेंटा की बग्गी जिसमें सेंटा बैठा होता है, उसके पास ढेरों सारे गिफ्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस बग्गी को उड़ाने वाले घोड़े चले आ रहे होते हैं। उसकी बग्गी सीधे करिश्मा और राजू के घर पर आकर रुकती है और वो उन दोनों के पास जाता है। अच्छा मौका है, दोनों बच्चे सो रहे हैं, अब इनके गिफ्ट रखकर यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो गिफ्ट रखने वाला ही होता है, लेकिन तभी उनकी नजर दोनों बच्चों के पास रखी हुई चिट्ठी के ऊपर पड़ती है। लगता है इन बच्चों ने मेरे लिए कुछ लिखा है, जरा देखूं तो सही, आखिर इन चिट्ठियों में लिखा क्या है। सेंटा क्लॉज चिट्ठी उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। सेंटा क्लॉज, भगवान ने हमसे हमारे माता पिता छीन लिए। अब हम इस दुनिया में अकेले रह गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप हमारी एक इच्छा पूरी कर दो और हमें हमारे माता पिता के पास पहुंचा दो। आपके लिए हमने अपना पेड़ सजाया है, जो हमारे माता पिता की हमारे पास आखिरी निशानी है। सेंटा जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन दोनों बच्चों को जगाता है और उनसे मिलता है, जिसके बाद वो उन दोनों का हाथ पकड़कर उन दोनों को क्रिसमस ट्री के पास ले आता है। आज से तुम्हारा ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि जादुई पेड़ होगा, जैसे हर क्रिसमस ट्री होता है। इसके ऊपर हमेशा नए नए तोहफे लगे होंगे और कई सारे गिफ्ट्स भी तुम्हें मिलेंगे। तुम दोनों इससे जो मांगोगे वो तुम दोनों को मिल जाएगा। ऐसा कहकर सेंटा क्लॉज अपनी बग्गी में बैठता है और वहां से चला जाता है।
उसके जाने के बाद पेड़ के ऊपर अपने आप कई सारे गिफ्ट लग जाते हैं। ये सब दोनों अपने लिए क्रिसमस ट्री से गिफ्ट तोड़ लेते हैं। अरे वाह दीदी, देखो कितने खूबसूरत और कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट लगे हैं हमारे इस ट्री के ऊपर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आज हम दोनों सेंटा क्लॉज से मिले हैं। कल हम ये बात अपने स्कूल में सभी बच्चों को बताएंगे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो दोनों अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में वो क्रिसमस और सेंटा क्लॉज के बारे में सभी दोस्तों को बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगर सच में तुम्हारे पास जादुई क्रिसमस ट्री है तो चलो हमें दिखाओ। राजू और करिश्मा दोनों स्कूल के बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उन्हें जादुई क्रिसमस ट्री दिखाते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। उस दिन के बाद से करिश्मा जादुई पेड़ की मदद से एक गिफ्ट सेंटर की शॉप खोलती है, जिसमें वो जादुई तोहफे रखती है। देखते ही देखते दोनों भाई बहन अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। सभी लोग अब उनसे अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। पपीता ले लो पपीता, मीठा मीठा पपीता, पपीता ले लो पपीता। गोदावरी अपने पपीते का ठेला लेकर यहाँ से वहाँ पपीते बेचती हुई घूम रही होती है। हे भगवान, कोई भी मेरे पपीते खरीद ही नहीं रहा है। अगर किसी ने मेरा पपीता नहीं खरीदा तो मैं आज अपने घर में क्या बनाऊंगी? घर का राशन भी खत्म हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे और मेरा बीमार पति, उसका पता नहीं क्या होगा। गोदावरी ऐसा सोच सोच कर रोने लगती है। तभी उसके ठेले के पास एक छोटा सा मासूम बच्चा रोते हुए उसके पास आ जाता है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर क्या परेशानी है तुम्हें? आंटी आंटी, मेरे माता पिता खो गए हैं। वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे। मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है। मेरे माता पिता को ढूंढ दो आंटी जी। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो यहीं कहीं आसपास ही होंगे। चलो उन्हें ढूंढते हैं। एक तरफ तो गोदावरी पपीता बेच रही होती है, तो दूसरी तरफ गोदावरी उस बच्चे के माता पिता को भी ढूंढ रही होती है। वो एक जगह रुककर सबसे पहले राजू को अपने पपीते के ठेले से एक पपीता उठाकर खिला देती है। देख बेटा, तुझे खिलाने के लिए मेरे पास इस पपीते के अलावा और कुछ भी नहीं है। तेरा जितना मन करता है तू उतना खा ले। गोदावरी के कहने पर राजू पेट भर के पपीता खा लेता है, जिसके बाद वो गोदावरी के साथ मिलकर अपने माता पिता को ढूंढने लगता है। लेकिन उसके माता पिता उसे कहीं भी नजर नहीं आते, जिसके बाद वो गोदावरी के साथ ही रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। अब राजू गोदावरी के साथ मिलकर पपीते बेचना शुरू कर देता है। पपीते ले लो पपीते, ताजे ताजे पपीते, एकदम मीठे मीठे पपीते, पपीते ले लो पपीते। राजू के जोर जोर से चिल्लाने पर यहाँ वहाँ से जनता ठेले के पास पहुँच जाती है और पपीता खरीदने लगती है। देखते ही देखते गोदावरी का पपीता बेचने का काम अच्छा खासा चलने लगता है और वो खूब पैसा कमाने लगती है। जब से ये बच्चा मुझे मिला है तब से मेरी किस्मत का तो ताला ही खुल गया है। देखते ही देखते गोदावरी के जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती है और वो पपीता बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगती है। लेकिन ये सब गांव के कई दुकानदारों को रास नहीं आता, क्योंकि गोदावरी की दुकान के सामने बाकी सभी की दुकानें फीकी पड़ने लगती है, जिसके चलते गांव के कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे अगर गोदावरी ऐसे ही पपीता बेच बेच कर कमाती रहेगी तो हमारा क्या होगा? मैं तो कहता हूँ कि इस रास्ते से ही हटा दो, और नहीं तो हमारा धंधा कभी चल नहीं पाएगा जी। वो दोनों गोदावरी को मारने का सोचते हैं। एक दिन गोदावरी सड़क के किनारे अपने ठेले को लेकर जा रही थी। उसके साथ राजू भी होता है। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है, जिससे गोदावरी और राजू का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद कोई उनकी मदद नहीं करता और वो दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अच्छा हुआ ये मर गई। अब गांव के सभी लोग हम ही से फल खरीदेंगे। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन गोदावरी और राजू के मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो दोनों भूत और चुड़ैल बन जाते हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो मुझे मार दिया। अब मैं अपने परिवार की देखरेख कैसे करूंगी? उनका ख्याल कैसे रखूंगी? आंटी आप चिंता मत करो, मैं आपका साथ दूंगा। भूत एक पपीता उठाता है और उसको लेकर एक पेड़ के अंदर समा जाता है, जिसके बाद उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है, आंटी मैं आज से इस पेड़ के अंदर समा गया हूँ। इस पेड़ पर आप जितने चाहोगे उतने ही पपीते उगेंगे और इन पपीतों को बेचकर
आप अपने घर का गुजारा कर सकती हो। चुड़ैल राजू का ये करिश्मा देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद देखते ही देखते उस जादुई पेड़ के ऊपर कई सारे पपीते उग जाते हैं। चुड़ैल इंसानी रूप में आती है और पपीतों को ठेले के ऊपर रखती है और बेचने के लिए निकल जाती है। पपीते ले लो, पपीते, मीठे मीठे पपीते, ताजी ताजी पपीते, ले लो पपीते। चुड़ैल के फिर से पपीता बेचने से मोहन और वीरेंद्र दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अरे हमने तो इसे मार दिया था ना, फिर ये जिंदा कैसे हो गई? हाँ? मुझे तो लगता है उसकी कोई आत्मा है जो पपीता बेच रही है, और कहीं मरने के बाद चुड़ैल तो नहीं बन गई। मोहन और वीरेंद्र दोनों ही चुड़ैल को दोबारा से मारने की कोशिश करते हैं। इस बार मैं इसे छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं। अब की बार तो इसका खात्मा होकर ही रहेगा। जैसे ही वीरेंद्र और मोहन दोनों चाकू लेकर चुड़ैल के ऊपर वार करते हैं, चुड़ैल अपने इंसानी रूप से असली रूप में आ जाती है और उन्हें देखते ही कहती है, इसका मतलब मुझे तुम दोनों ने मारा है, हाँ? और मेरे साथ में उस बेचारे बच्चे को भी मार दिया। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से मोहन और वीरेंद्र को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों को उठाकर पटकती है। देखते ही देखते चुड़ैल मोहन और वीरेंद्र को मार डालती है। उन दोनों को मारने के बाद वो चुड़ैल के रूप से वापस इंसान के रूप में आ जाती है। मुझे और उस मासूम लड़के को मारने वाले लोगों को मैंने मार दिया, लेकिन अब मुझे अपने परिवार का भी तो ख्याल रखना है। चुड़ैल इंसानी रूप में आकर पपीता बेचना शुरू कर देती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो पपीता बेचकर बहुत सारे पैसे कमाती है और अपने घर लौट आती है। अरे रेशमा, तीनों कहाँ पर हो तुम दोनों? मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। चुड़ैल अपने दोनों बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर आती है, जिसे देखकर तीनों और रेशमा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अरे वाह माँ, आज तो आप हमारे लिए पिज्जा लेकर आई हो। अरे माँ, ये बर्गर टिक्की तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी भी बर्गर टिक्की नहीं खाया था। शुक्रिया माँ। अपने बच्चों को खाना देने के बाद चुड़ैल अपने पति को दवाई देने जाती है। चुड़ैल की आंखें देखते ही उसका पति उमेश कहता है, अरे ये क्या, तुम्हारी आंखें ऐसी लाल क्यों हो रही है? अरे पता नहीं, लगता है ज्यादा मेहनत करने की वजह से ऐसा हो रहा है। चुड़ैल बातों को घुमाने लगती है, लेकिन उमेश उससे पूछता है, मुझे सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो जो भी है मुझे सच सच बता दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उमेश के जोर देने पर चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर उमेश बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे क्या हुआ? तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन आपकी पत्नी गोदावरी हूँ। दरअसल मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। चुड़ैल अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में उमेश को बताती है, जिसे सुनकर उमेश को बहुत अफसोस होता है। तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम शांति पूर्वक यहाँ से मुक्त हो जाओ। इस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है। आज से मैं अपने दोनों बच्चों का ख्याल खुद रख लूंगा और उस जादुई पपीते के पेड़ की मदद से अपने बच्चों का पेट पाल भी लूंगा। उमेश के कहने पर चुड़ैल वहां से मुक्त हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उमेश जादुई पेड़ के पपीते से पपीते तोड़ तोड़ कर बेचना शुरू कर देता है और अपने दोनों बच्चों का पेट पालने लगता है। देखते ही देखते उमेश की गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाती है और वो अपने जीवन में बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दूर दराज बसे हरिगंज गांव में हेमलता और सुप्रिया नाम की सास बहू का एक जोड़ा रहता था। वो दोनों खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर चलाया करती थी। लाख मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ खास कमाई नहीं लगती थी। आज वो दोपहर खेत में काम कर रही थी। इन सब्जियों की उपज को देखकर मेरा कलेजा फूले नहीं समा रहा। माँ जी, ये सारी सब्जियाँ हमारी जी तोड़ मेहनत का प्रतिफल है। बिना किसी खाद और उर्वरक के सहारे भी हमारी खेती कितनी फली फूली है। एक एक गुच्छे में कितने सारे बैंगन और सब्जियाँ लटकी हुई हैं। सब्जियाँ पूरे तौर से पककर तैयार हो चुकी हैं। इन्हें आज ही तोड़ना होगा। दोनों सास बहू सावधानी से सब्जियों को तोड़कर टोकरी में भरकर उन्हें जाकर मंडी के एक व्यापारी सुरेंद्र को दे आती हैं। ये लो हेमलता बहन, तुम्हारी सब्जियों का मोल। मंडी का व्यापारी सुरेंद्र अव्वल दर्जे का कंजूस इंसान था। वो उनके किफायती सब्जियों को थोक में खरीद कर ऊंची दर पर उनकी बिक्री किया करता था। अब ये बात सास बहू को समझ आने लगी थी। हमने इतनी उत्तम गुणवत्ता की सब्जियां उगाई थी, फिर भी उस मक्कार व्यापारी ने कितनी चालाक बातों से हमें चूना लगाया।
और हमारी सब्जियां सस्ते में खरीद ली। माँ जी, अब हम उससे अपनी सब्जियों का सौदा नहीं करेंगे। दोनों सास बहू सब्जियां उगाकर उन्हें खुद से बाजार में बेचने लगी थी। उनका पैतरा काम कर गया और उनकी आमदनी अठन्नी से कुछ हद ऊपर उठती है। उस जमा पूंजी से उन्होंने 1 एकड़ खेती की जमीन खरीद ली और कहने लगी, माँ जी, जेठ का महीना समाप्ति की ओर है, मॉनसून शुरू होने को है। अब हमें बरसाती फसल उगाना चाहिए। बहू, सब्जियां तो हम पूरे साल उगाते हैं, इस बार क्यों ना हम फलों की खेती पर जोर दें। माँ जी, आमतौर पर बरसात के मुख्य फल हैं जामुन और लीची। सभी किसान लीची की फसल पहले ही बो चुके हैं, इसीलिए हम जामुन की खेती करेंगे। लेकिन बहू, जामुन के पौधे को सयाने होने में बरस लगता है, तब तक हमारे पेट का गुजारा कैसे चलेगा। माँ जी, क्यों ना हम जमीन के आधे शोर में सब्जियों की बुआई कर दें और बचे हुए आधे भाग में जामुन की खेती करें। इसे जामुन के वृक्ष तैयार होने तक हम किसानों की रीढ़ की हड्डी टिकी रहेगी। दोनों जामुन की खेती को अंजाम देने के लिए कृषि विभाग से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद तय करती हैं। हमें जामुन की खेती को अंजाम देने के लिए CISH के उन्नत जामुन के पौधों को लगाना होगा। साथ ही कुछ वक्त पौधों के खाद पानी का भरपूर ध्यान देना होगा। जामुन की फसल तो बड़ी चुनौतीपूर्ण निकली। माँ जी, वो किसान ही क्या जिसने फसल में चुनौती न ली हो। अगर आज हम पौधा लगाएंगे तो कल इसका फल भी तो हम ही खाएंगे। अब दोनों सास बहू संग मिलकर हल चलाकर बंजर जमीन की जुताई करती हैं। जामुन की खेती के लायक मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब हमें एक खास योजना को ध्यान में रखना होगा। जामुन की भरपूर उपज के खातिर हमको 2 जामुन के पौधों के बीच 5 मीटर की दूरी का अंतराल रखना होगा, जिससे जब ये नन्ही पौधे पेड़ बने तो इनकी जड़ों को फैलाव मिले और अधिक जामुन उगे। दोनों सतर्कता से जामुन के पौधे लगाती हैं। वो प्रतिदिन उन पौधों में पानी देती, जिससे कि जामुन के पौधे तीव्रता से बढ़ने लगते हैं। 1 महीने में ही हमारे पौधों के कद में इतने इंच का इजाफा हुआ है। जामुन पौधों की अच्छी देखभाल के चलते उनके पौधे तकरीबन आधे वर्षों में परिपक्व होकर पेड़ बनकर खड़े हो जाते हैं। माँ जी, वो देखिए, जामुन के वृक्ष में जामुन के गुच्छे बनने की शुरुआत हो चुकी है। इस बरसात में हमारे जामुन के पेड़ हमें कई गुना जामुन देंगे। देखते ही देखते मॉनसून का महीना परवान चढ़ने लगता है, जिसके साथ मूसलाधार बरसात प्रारंभ होती है। इस बरसात की फुहार को देख रही है बहू, ये पहली दफा है जब हमारे मन में कोई डर नहीं, क्योंकि ये बरसात हमारी कमाई का जरिया बनेगी। क्योंकि इस बरसात की बूंदे जामुन के पौधों की खातिर अमृत के जैसे हैं। ये बरसात ही तो उनके शीघ्रता से पकने में सहायक बनती है। अगली भोर दोनों सास बहू टोकरी लेकर जामुन के खेत में आकर कहती हैं, कल की तूफानी बरसात के चलते जामुन के पेड़ का झुकाव नीचे की तरफ हो चुका है, इसीलिए हमें पेड़ की चढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। हम आसानी से जामुन तोड़ सकते हैं। वो पके हुए जामुन को गुच्छों से अलग करके उन्हें टोकरी में भरकर बाजार में बेचने पहुंचते हैं। आओ आओ भाई और बहनों, ले जाओ ताजे रसीले मीठे जामुन। स्वाद में लाजवाब, रंग से काला, जो चखे हम सास बहू के जामुन वो होगा किस्मत वाला। माँ जी, ऐसे तो कोई भी हमारी जामुन नहीं खरीदेगा। हमें जामुन की कीमत घटाकर बेचना चाहिए। जहाँ एक और बिनामल नाम का ठेले वाला ग्राहकों से जामुन की ऊंची कीमत वसूल रहा था, सास बहू के जामुन का घटा दर सुनकर सारे ग्राहक उसको घेर लेते हैं। अरे ये बाजार में मेरे जैसे जामुन का व्यापार शुरू करने वाला ये 2 हंसों का जोड़ा कहाँ से फड़फड़ाता हुआ चला आया है। 100 का 1.5 किलो पेश है ताजे रसीले जामुन। खाओ और बरसात का लुत्फ उठाओ। सौदा तो एकदम ताजा है, फिर इतना सस्ता क्यों बेच रही हो इन जामुनों को? अरे भाई जी, आप सिर्फ आम खाने पर जोर दो, गुठलियाँ गिनने का काम हमारा है। ठीक है, फटाफट से 100 रुपए के जामुन तोल दो। जामुन की उत्तम गुणवत्ता के चलते कुछ ही पलों में उनके सारे जामुन सफाचट हो जाते हैं। तभी विनामल उन्हें घेर कर कहता है, देखो तुमने एकदम सेम धंधा खोला है, मगर मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है। सुना है तुम इन जामुन को अपने खेत से तोड़कर बेचती हो। कल से टोकरी भरकर जामुन मुझे भी दे दोगी। इसे तुम्हारे जामुन चूकर गिरेंगे भी नहीं और तुम्हारे पास कुछ राशि भी आ जाएगी। दोनों सास बहू बिनामल की बात में हामी भरती हैं और घर आकर कहती हैं,
पहले ही दिन हमें जामुन बेचकर अच्छी खासी कमाई हुई है। अभी तो पूरा बरसात बचा हुआ है और अब प्रतिदिन बिनामल भी हमसे जामुन खरीदेगा। वो सवेरे तड़के उठकर घर का काम धाम निपटाकर जामुन के खेत पहुंचकर जामुन तोड़कर उन्हें बेचने के लिए फिर से बाजार पहुंचती हैं। जामुन ले लो, ताजे रसीले मीठे काले जामुन, जामुन ले लो। अच्छा तो तुम ही हो वो जामुन बेचने वाली सास बहू? माफी चाहूंगी, आपको पहचाना नहीं। अरे हम झबुआ की मुंह बोली भौजाई हैं। वो कल तुमसे 1.5 किलो जामुन खरीद ले गया था, तब से जामुन का बखान करते थक नहीं रहा। जरा हम भी तो चखें तुम्हारे जामुन। वो जामुन की ढेरी में से जामुन उठाकर एक जामुन चखकर कहती है, क्या बात है, तुम्हारे जामुन तो पूरी तरह से गूदे से भरपूर हैं। मिठास में तो एकदम अमृत है। दाम भी इतना कम, कहाँ से खरीद लाती हो ये जामुन? ये जामुन खरीद कर नहीं, बल्कि हम सास बहू के खेत से आए हैं। हमने मिलकर उगाए हैं ये जामुन। अरे वाह, खेती में तो तुम दोनों सास बहू ने निपुण तबके के किसानों को भी पीछे छोड़ डाला। खेती के साथ फल बेचने का भी अच्छी समझ है आप में, वरना तो एक ये बिनमल है। ससुरा अब तक यही हर साल पूरे बाजार में जामुन का ठेले लगाने वाला इकलौता व्यापार था। शुक्र है जो अब आप दोनों सास बहू आ गई। एक तो ये कच्चे कसैले जामुन बेचता है और उसकी कीमत तो गला काट रखा है। खैर जल्दी से 2 किलो जामुन तोल दो। एक के बाद एक ग्राहक उनके जामुन खरीदने के लिए दुकान पर जमावाड़ा लगा रहे थे। एक वो दौर था माँ जी, जब हमने साथ मिलकर ताउम्र सब्जियां उगाई। उसे सिर्फ घर की दाल रोटी मुश्किल से चल पाती थी, मगर इस जामुन की खेती और बिक्री ने हमारी गरीबी का तख्ता पलट करके रख दिया। हर दिन के साथ उनकी जामुन की बिक्री बढ़ती जा रही थी, कमाई भी खूब हो रही थी। पूरी बरसात उन्होंने जामुन बेचकर पैसे जोड़े, जिसका उन्होंने सदुपयोग करके एक मजबूत टिकाऊ घर का ढांचा बनाया। अब हेमलता और सुप्रिया की काया एकदम नई पहचान में बदल चुकी थी। वो अमीर हो चुकी थी, जिसका सारा श्रेय उनके जामुन की खेती पर आश्रित था। मदनलाल का सब्जियों का खेत था। उसने मौसम के हिसाब से तोरई, बैंगन, भिंडी, कद्दू सब कुछ उगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा उसके खेत में भिंडी थी, जिसे देखकर वो कहता है, अरे वाह वाह वाह, खेत में तो सबसे ज्यादा भिंडी की उपज हुई है और इसका सीजन भी है। अब तो मैं महंगा महंगा बेचूंगा, बड़ी मोटी कमाई होगी मेरी। उसी दिन शाम मदन मंडी के लोगों से महंगी भिंडी का दाम तय करके वापस खेत में भिंडी तोड़ने जाता है, तो देखता है कि उसके खेत में एक भी भिंडी नहीं है। ये देखकर वो बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अरे मेरे खेत की सारी भिंडियां कहाँ गईं? मदनलाल अपनी भिंडियों को पूरे खेत में देखता है। वहाँ खेत के सबसे अंत में एक चुड़ैल भिंडी तोड़कर टोकरी में रखकर कहती है, मदनलाल, धीरे धीरे तेरी सारी भिंडियों को मैं गायब कर दूंगी, जिसके बाद तू किसी को महंगा बेच ही नहीं पाएगा। बड़ा घमंड है ना तुझे अपने ऊपर। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल उसके खेत से सारी भिंडी ले जाती है, फिर चुपके से गांव वालों के दरवाजे पर थोड़ी थोड़ी भिंडी रख दिया करती थी, जिससे वो गांव वाले एक टाइम की अपनी भूख मिटा पाते थे। शीला सुबह उठकर अपना दरवाजा खोलती है कि उसे कुछ भिंडी अपने दरवाजे पर दिखती हैं, जिसे वो हाथ में लेकर कहती है, अरे ये इतनी सारी भिंडियाँ यहाँ किसने रखी हैं? और ये तो बहुत महंगी भी है। अरे होगा कोई, हमें क्या, जिसने हमें भिंडियाँ दे दी। पर कौन रमन? अरे भाग्यवान, तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? ठीक है, तो आज मैं खाने में मसाला भिंडी बना लेती हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? जल्दी बनाओ शीला, अब तो मेरे मुंह में पानी आ गया है मसाला भिंडी का नाम सुनकर ही। शीला मसाला भिंडी बनाकर रमन को खिला देती है। दोनों बड़े ही चाव से खाते हैं, और सिर्फ शीला ही नहीं, गांव के और भी औरतों के दरवाजे पर चुड़ैल ने भिंडी रखी थी। वहीं दूसरी ओर मदनलाल केमिकल खाद से अपनी भिंडियों को जल्दी उगाने की कोशिश करता है, जिससे उसे महंगी भिंडियों को बेचकर ज्यादा मुनाफा हो। कुछ ही हफ्तों में मदनलाल के खेत में भिंडी उग जाती है। तभी मदनलाल कहता है, अरे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छी और जल्दी भिंडी उगाई है। अब जल्दी से इसे मैं तोड़ लेता हूँ। मदनलाल, कितना भी तू अपने फायदे के लिए भिंडियों को उगा ले, जो तू चाहता है ना वो तो मैं कभी पूरा होने ही नहीं दूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी उगाई हुई भिंडियों को गायब करती है और ले जाकर फिर किसी गरीब के दरवाजे पर भिंडी रख देती है।
आखिर चुड़ैल का ये सब करने का क्या मकसद था? क्या चुड़ैल का मदन लाल से कोई संबंध था? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। अपनी भिंडियों को फिर से गायब देखकर मदन लाल आग बबूला हो जाता है और बार बार भिंडियों की खेती करने के लिए वो केमिकल खाद का प्रयोग करता है, जिस वजह से अच्छी भिंडी नहीं उगती। वहीं चुड़ैल भी उसकी सारी भिंडी को हमेशा की तरह गायब करके लोगों को दे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह 5 बजे शीला मंदिर से लौट रही थी तो वो चुड़ैल को अपने दरवाजे पर भिंडी रखते हुए देख लेती है और वो कहती है, इसका मतलब हम गरीब लोगों की मदद ये चुड़ैल कर रही है, पर क्यों? शीला जब तक चुड़ैल के पास पहुंचती है तब तक चुड़ैल चली जाती है। शीला घर घर जाकर चुपके से चुड़ैल के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है, जिससे लोगों के मन में चुड़ैल के प्रति नरम भावना जागृत होती है। अगले दिन मदन लाल अपने खेत में चारों तरफ कांटे के तार से घेरा बना देता है, जिससे उसकी भिंडी कोई ले जा ना सके। लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और उसकी भिंडियां तोड़कर टोकरी में रखती है। मदन लाल, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस बार भी तेरी भिंडियां ले जाऊंगी। तू मुझे इन तारों से भी नहीं रोक सकता। ये बोलकर वो भिंडी तोड़ती है कि चुड़ैल की सारी भिंडियां जमीन पर गिर जाती हैं, जिससे मदन लाल को चुड़ैल के बारे में पता चल जाता है। ये देख वो कहता है, अच्छा तो तू है वो चुड़ैल जिसने इतनी टाइम से मेरी भिंडी चुराई हुई है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ। तू जो चाहता है वो कर ले, तुझसे डरती नहीं हूँ मैं। चाहे तो अपनी एड़ी से चोटी का जोर लगा ले, हिम्मत है तो रोक। ये बोलकर चुड़ैल उसकी सारी भिंडियां लेकर चली जाती है और मदन लाल कहता है, तुझे तो मैं देख लूंगा चुड़ैल, सारे गांव वालों को अभी बताता हूँ और तांत्रिक भी तुझे ठिकाने लगा ही देगा। ये बोलकर मदन लाल चुड़ैल के बारे में चिल्ला चिल्ला कर सभी गांव वालों को बता देता है। अरे गांव वालों सुन लो, जल्दी आओ। अरे हमारे गांव में एक बहुत बुरी चुड़ैल का साया पड़ गया है, वो तुम सबको जान से मार डालेगी, बच के रहना तुम सब। उसने तो मेरे खेत की सारी भिंडियां चुरा ली, तुम्हारे घर में से सोना चांदी न चुरा ले। सोना चांदी हम पर होगा तब तो वो चुराएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बबीता? वो चुड़ैल ऐसी नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास आती है क्या वो चुड़ैल? इसके पास नहीं, वो हमारे पास भी आती है, तुम्हारे पास भी आती है। बस फर्क इतना है कि तुम जानती नहीं हो। सच में वो चुड़ैल सबकी मदद करती है, सब गरीब लोगों की मदद किया आज तक उसने। जितने भी तुम भिंडी की सब्जी बनाकर खाती थी ना शौक से, वो सब उस चुड़ैल ने ही हम सबको इसके खेत से लाकर दी है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि दीदी ने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। वो चुड़ैल रोज सबके दरवाजे पर भिंडी रखती है, जिससे हम लोग 1-2 टाइम का खाना बनाकर चैन से खा पाए। क्योंकि बाजार में इस मदन लाल ने सारी सब्जियां महंगी जो कर रखी हैं। सच? मुझे माफ कर दो शीला दीदी, मुझे पता नहीं था। फिर तो उस चुड़ैल को हमें मदन लाल से बचाना चाहिए। हाँ बबीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तुम सब मेरी ऐसी शक्ल क्यों देख रहे हो? जाओ और तांत्रिक को बुला कर लाओ, उस चुड़ैल को हमें कैद करवाना होगा। हम नहीं बुलाएंगे तांत्रिक को, समझा तू मदन लाल? इतने में आंधी की तरह चुड़ैल वहाँ आती है और उसका गला पकड़कर कहती है, क्या बोला तूने? तू मुझे तांत्रिक के हवाले करेगा? जी तो चाहता है तेरी जान ले लूं, जैसे तूने मेरी ली। क्या तुम्हारी जान मदन लाल की वजह से गई? क्या हुआ था हमें भी बताओ। मैं इस मदन लाल के खेत में काम करती थी। भिंडी के सीजन जैसे ही आया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसके खेत से कुछ भिंडियां चुरा कर खा ली। एक दिन इसने मुझे भिंडी खाते हुए देख लिया तो खेत में काम करने से मना कर दिया। लेकिन भिंडी खाने की लत की वजह से आधी रात मैंने मदन लाल के खेत से भिंडी चोरी की तो उसने मुझे देख लिया और जान से मार डाला और कहा, मेरे पैसों का नुकसान करने वाले लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए तेरे जाने का अब समय आ गया है। मरने के बाद मैंने आप सभी लोगों को भिंडी बांटी क्योंकि जानती थी आपका भी मन करता होगा भिंडी खाने का, और ये उसी को महंगा करके बाजार में बेचता था। क्या गलती थी मेरी कि बस मुझे एक भिंडी पसंद थी तो वह मैंने चुराए थे और इसने मुझे मार डाला। अब मैं इसकी भी जान ले लूंगी। जैसे ही चुड़ैल मदन लाल को मारने जाती है तभी मदन लाल गिड़गिड़ा कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी जान मत लो, अपनी गलतियों का एहसास हो गया मुझे। तुम बोलो तो मैं सबको फ्री भिंडी दिया करूंगा, इन सभी गरीब लोगों को। बस मुझे छोड़ दो, मैं आपसे किसी को भी महंगी सब्जी नहीं दूंगा। हाँ बेटा छोड़ दे इसे, अपनी गलतियों का पछतावा हो गया है। हाँ छोड़ दो, तुम इस दरिंदे की तरह मत बनो।
और जो तुमने हमारे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ और इसे भी छोड़ देती हूँ। अगर इसने वादा तोड़ा तो मैं वापस आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मदन सबको फ्री में और सस्ते में सब्जियाँ देता था।